सिंटेक्सेस। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं इंग्लिश में हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप आना चाहिए, ये इंग्लिश लैंग्वेज का क्या है? तो आप मुझे बोलोगे सर ये इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामेटिकल रूल है। आप मुझे बोलोगे सर ये इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामेटिकल रूल है। ऐसे मैं बोलूंगा सी में हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन आना चाहिए, ये सी लैंग्वेज में क्या है? तो आप मुझे बोलेंगे सर ये सी लैंग्वेज का सिंटेक्स रूल है। सी लैंग्वेज मर ना बोलकर आप बोलोगे सी लैंग्वेज का। स्टार्ट करते हैं तो पहला अल्फाबेट कैपिटल लिखते हैं, ऐसा है? तो आपका जवाब होगा हाँ है। ये क्या है? ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है। ऐसे ही सी लैंग्वेज में जब हम कोई फंक्शन लिखते हैं तो उसके नाम के बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं, ऐसा है? हाँ है। और ये सी लैंग्वेज का सिंटेक्स रूल है। तो ऐसी गलतियां अगर आपके कोड में कंपाइलर को मिलती हैं कि आपने फंक्शन के साथ पैरेंथेसिस मिस कर दिया, या आपने करली ब्रेसेस एक कम एक ज्यादा लगा दिया, या आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन नहीं लगाया, तो इन सारी एरर्स को बोला जाता है सिंटेक्स एरर। और इन एरर्स को कैच करना, इन्हें पकड़ना प्रोग्रामर की नहीं, इन्हें पकड़ना कंपाइलर की ड्यूटी होती है। और जब कंपाइलर इन्हें कैच करता है तो हम बोलते हैं दीज एरर्स आर कॉल्ड एज सिंटेक्स एरर। आप इन्हें कंपाइल टाइम एरर भी बोल सकते हैं, बट इनका ज्यादा पॉपुलर नाम होता है सिंटेक्स एरर। लेकिन ध्यान से मेरा अगला स्टेटमेंट सुनिएगा। कंपाइलर्स सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर्स कैच कर सकते हैं। कंपाइलर सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर कैच कर सकते हैं, और किसी तरह की एरर कैच करना कंपाइलर के बस की बात नहीं है। अब जब मैं इतना प्रेशर देकर यह बात बोल रहा हूं कि कंपाइलर सिर्फ सिंटेक्स एरर कैच कर सकते हैं, तो आपके समझ में जरूर आ रहा होगा कि डेफिनेटली और एक टाइप की एरर होती होगी जो कंपाइलर के पकड़ में नहीं आती, कंपाइलर को बाईपास करके निकल जाती है, कंपाइलर को डॉज करके निकल जाती है। बिल्कुल होती है, वो ज्यादा खतरनाक, ज्यादा डेंजरस एरर होती है, और ऐसी एरर्स कहलाती हैं रन टाइम एरर। ये रन टाइम एरर्स ही होती हैं जिनके कारण कई बार आप देखते होंगे आपकी एप्स हैंग हो जाती हैं, कई बार आप देखते होंगे ऐप चलते चलते क्रैश हो जाती है, कई बार आप देखते होंगे कोई ऐप ऐसे चलने लगती है कि मोबाइल रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, मोबाइल को रीस्टार्ट करना पड़ता है कुछ एप्स के कारण। दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ रन टाइम एरर्स। ये कंपाइल टाइम एरर नहीं होती हैं, ये सिंटेक्स एरर नहीं होती हैं, ये रन टाइम एरर होती हैं। और इन्हें पकड़ना और इन्हें सॉल्व करना दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्रामर की होती है, दोनों ही जिम्मेदारियां प्रोग्रामर की बनती हैं। जबकि सिंटेक्स एरर में एरर कैच करना किसकी ड्यूटी है? सिंटेक्स एरर में एरर कैच करना, एरर पकड़ना, एरर ढूंढना ड्यूटी है कंपाइलर की। उस एरर को सुधारना, रेक्टिफाई करना ड्यूटी है प्रोग्रामर की। लेकिन रन टाइम एरर में कंपाइलर से कोई सपोर्ट की उम्मीद हम नहीं रख सकते। हमारे प्रोग्राम में रन टाइम एरर होने के बावजूद हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे प्रोग्राम में रन टाइम एरर होने के बावजूद हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है। इसलिए हमारे प्रोग्राम में आने वाली रन टाइम पे जो एरर्स हैं दे आर कॉल्ड एज रन टाइम एरर। उन्हें हैंडल हमें करना पड़ता है। और एज अ प्रोग्रामर हमारे लिए कौन ज्यादा डेंजरस हुई, सिंटेक्स एरर के रन टाइम एरर? बिल्कुल सही। एज अ प्रोग्रामर हमारे लिए ज्यादा खतरनाक, ज्यादा डेंजरस होती हैं रन टाइम एरर्स। हमें इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। अभी मैं आपको रन टाइम एरर का कोई एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि हमने इतनी सी अभी पढ़ी ही नहीं है कि प्रोग्राम में रन टाइम एरर आ जाए। लेकिन अगले हफ्ते हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सी में पढ़ेंगे जिसका नाम होता है स्कैन एफ। याद कीजिए, आपने इस फंक्शन का नाम कुछ दिन पहले भी सुना था जब आपने stdio.h हेडर फाइल पढ़ी थी। लॉजिकल एरर्स भी रन टाइम एरर होती हैं सत्यम, लॉजिकल एरर्स भी रन टाइम एरर्स में ही आती हैं, याद रखिएगा। तो जब मैं आपको स्कैनफ फंक्शन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पहली बार इंट्रोडक्शन दूंगा रन टाइम एरर्स का। तब आप पहली बार देखेंगे कि प्रोग्राम बिना एरर के कंपाइल तो हो रहा है लेकिन रन टाइम पे एबनॉर्मल बिहेवियर दे रहा है। और जब कंपाइलर कोड कंपाइल कर देगा लेकिन प्रोग्राम एबनॉर्मली बिहेव करेगा, तब हम समझ जाएंगे कि हमारे प्रोग्राम के अंदर आ रही है रन टाइम एरर। इज दिस क्लियर? चला जाए, आगे बढ़ा जाए। फाइन।
अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, इफ द कंपाइलर डज नॉट फाइंड any syntax error in our code, if the compiler does not find any syntax error in our code, only then it converts the code into the machine code. ये कंपाइलेशन के दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। अगर आपके कोड में कोई एरर कंपाइलर को नहीं दिखी, तब जरूर कंपाइलर आपके प्रोग्राम का करस्पॉन्डिंगली बना देता है मशीन कोड। अब आएगा अगला डाउट, सर हमें पता कैसे चलेगा प्रोग्राम में कोई एरर है कि नहीं है? तो गौर करिएगा, जब कंपाइलर आपके कोड को कंपाइल करेगा, प्लीज प्लीज लिसन केयरफुली, जब कंपाइलर आपके प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो कंपाइल करने के बाद एक छोटी सी विंडो आपको दिखेगी। एक छोटी सी विंडो आपके स्क्रीन के ऊपर पॉपअप होगी और इस विंडो में बहुत सारी बातें लिखी होंगी, बहुत सारी चीजें लिखी होंगी जो अभी आपके समझ में नहीं आएंगी। अभी आपके समझ में दो बातें आएंगी। नंबर वन, इसी विंडो में लिखा हुआ आएगा कंपाइलर ने कितनी लाइंस कंपाइल करी। आई होप आपने लेक्चर्स मिस ना करे हो, तो आपको पता होगा इसके आगे लिखा होगा 461, इसी के आगे लिखा हुआ आएगा 461, जो बताएगा कंपाइलर ने 461 लाइनें हमारे इस कोड में कंपाइल की हैं। और इसके ठीक नीचे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कंपाइलर आपको लिख कर देगा आपके प्रोग्राम में उसे कितनी मिल रही हैं एरर्स और कितनी मिल रही हैं वार्निंग्स। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? एरर्स के सामने लिखा होगा 0, वार्निंग्स के सामने भी लिखा होगा 0। अगर एरर हुई तो गौर करिएगा, एरर के सामने कंपाइलर कुछ और मेंशन करेगा, एरर्स इक्वल टू 1 या एरर्स इक्वल टू 4, और उसके अकॉर्डिंगली वार्निंग्स आपको दिखाएगा। ठीक है? तो यहां से पता चलता है, इस लाइन से पता चलता है प्रोग्राम में एरर है या नहीं है। अब एक और डाउट आएगा एज अ बिगनर, सर वार्निंग्स क्या होती हैं और एरर और वार्निंग में क्या अंतर होता है? तो ध्यान दीजिए, वार्निंग्स क्या होती हैं और एरर और वार्निंग में क्या अंतर होता है। वार्निंग्स कंपाइलर की तरफ से सलाह होती है, एडवाइस होती है, सुझाव होता है, जो आप अपने प्रोग्राम में फॉलो करें तो बेहतर है, ना फॉलो करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम तो भी कंपाइल और रन होगा। लेकिन एरर सुझाव नहीं होता है, एरर सलाह नहीं होती है, एरर रूल होता है जिसे आपको मानना ही मानना है, और आपने नहीं माना इसलिए आपके प्रोग्राम के अंदर आती है एरर्स। तो कंपाइलर आपके कोड के इंप्रूवमेंट के लिए आपको कुछ सजेशंस देता है, और वो सजेशंस किस में आते हैं? वो सजेशंस वार्निंग्स में आते हैं। बेटर है आपके प्रोग्राम के अंदर 0 एरर और 0 वार्निंग आनी चाहिए। अगर आपके प्रोग्राम में 0 वार्निंग आ रही है तो इसका मतलब है आपने बेस्ट तरीके से प्रोग्राम लिखा है और कंपाइलर को इस प्रोग्राम में किसी तरह के इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। और अगर आपके प्रोग्राम के अंदर एरर 0 आती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब प्रोग्राम सिंटैक्टिकली बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या ऐसा हो सकता है एरर 0 हो लेकिन वार्निंग्स 2-3 हो? जल्दी बोलिए, क्या ऐसा हो सकता है एरर 0 हो लेकिन वार्निंग्स 2-3 हो? बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम गलत है? नहीं, इसका यह मतलब नहीं है कि प्रोग्राम गलत, इसका यह मतलब है कि प्रोग्राम में सुधार की गुंजाइश है, प्रोग्राम में कुछ और बेहतर करा जा सकता है। ये कब होगा, ये भी मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा, जब हम वेरिएबल्स नाम का चैप्टर शुरू करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कंपाइलर वार्निंग्स कैसे देता है। हालांकि अभी के लिए हम वार्निंग्स को नजरअंदाज कर सकते हैं, अभी हमारा पूरा फोकस होना चाहिए एरर्स के 0 आने पर। अगर एरर 0 है तो फिर आपके प्रोग्राम के कंपाइल और रन होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर एरर 1 भी है तो नोटिस करिएगा आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने सिंटैक्टिकली कुछ रूल्स ब्रेक करे होंगे, इसलिए कंपाइलर जनरेट कर रहा है अपनी तरफ से एरर। ये भी याद रखिएगा, अगर कंपाइलर को आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं दिखती है तो बिल्कुल नीचे आपको बधाइयां भी देता है, आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है। और वो कैसे करता है? वो करता है बाय राइटिंग सक्सेस। ये एक लाइन आपको लास्ट में और मिलेगी कंपाइलर की तरफ से, जो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगी, और नीचे लिखा हुआ आपको मिलेगा सक्सेस। लेकिन ये सब किसके बारे में बोल रहा हूं मैं? ये सब मैं टर्बो कंपाइलर के बारे में बोल रहा हूं। याद रखिएगा, ये विंडो बदल जाएगी जब आप कोड ब्लॉक्स में काम करेंगे।
टर्बो कंपाइलर में ये विंडो आपको ऐसी नजर आएगी। तो बहरहाल ये कौन सी विंडो है? ये कंपाइलेशन आउटपुट की विंडो है। ये प्रोग्राम का आउटपुट नहीं है, ये कंपाइलेशन आउटपुट विंडो है, जिसमें कंपाइल होने के बाद हमारे प्रोग्राम में ऐसा कुछ हमें दिखेगा। कंपाइलर बोलेगा 461 लाइंस कंपाइल हुई हैं। अगर आपने बिल्कुल वही कोड लिखा है जो कोड मैंने आपको करवाया था, 0 एरर बताएगा, 0 वार्निंग बताएगा। मैं एक बार फिर वो कोड आपके सामने लिख देता हूं ताकि आप कुछ गलती ना करें उसको लिखने में, वरना ये विंडो ऐसी नहीं दिखेगी। तो आपको याद होगा हमारी पहली लाइन थी हैश इंक्लूड stdio.h, ये ऐसे ही लिखी होनी चाहिए। हमारी दूसरी लाइन थी हैश इंक्लूड conio.h, ये भी ऐसी ही होनी चाहिए। थर्ड लाइन ऑफ आर्ट्स वाज void main, फोर्थ लाइन वाज curly brace, फिफ्थ लाइन में था clr सिक्स्थ लाइन में था printf hello user, और सेवेंथ लाइन में हमने ब्रेस बंद करा था। ये पर्टिकुलर कोड अगर आपने लिखा तो कंपाइलर इस कोड को कंपाइल करने के बाद, इस कोड को कंपाइल करने के बाद ये विंडो आपको शो करेगा। सो आफ्टर कंपाइलेशन दिस विंडो विल बी शोन। बताइए कंपाइलेशन समझ आया? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, कंपाइलेशन क्लियर हुआ? गुड। अब आते हैं हम आखिरी स्टेप पे, इसके बाद सीधे चलते हैं प्रैक्टिकल्स पे। स्टेप 3, और स्टेप 3 है प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं, एग्जीक्यूटिंग और रनिंग ऑफ अ प्रोग्राम। अगेन याद रखिएगा रन करने के अलग अलग तरीके अलग अलग आईडीज में होते हैं। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग टर्बो, तो मैं आपको टर्बो के हिसाब से बता रहा हूं। तो नोटिस करिए टर्बो आईडी के अंदर प्रोग्राम रन करने के भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आई रिपीट, टर्बो आईडी में प्रोग्राम रन करने के भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है हम प्रोग्राम को रन करें बाय यूजिंग रन मेन्यू। हमारे पास रन मेन्यू नाम का ऑप्शन होता है, हम उससे प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है हम प्रोग्राम को रन करें ऑल्ट आर से, और तीसरा ऑप्शन होता है हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं कंट्रोल प्लस F9 से। तो तीन ऑप्शंस आपके पास होते हैं रन करने के, रन मेन्यू से रन कर लें, ऑल्ट आर से कर लें, या कंट्रोल F9 से कर लें। याद रखिएगा कुछ कंप्यूटर्स पे कंट्रोल F9 काम नहीं करता ग्राफिक्स कार्ड के सपोर्ट ना होने के कारण, तो ऐसी स्थिति में कंट्रोल F9 प्रेस करते ही आपका आईडी बंद हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी फेस करते हैं, वो आपके सिस्टम के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस के कारण होता है, बट इन जनरल थ्योरेटिकली आप इंटरव्यू में यही बोलेंगे कि टर्बो में कोड रन करने के हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ऑल्ट आर से कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन आप रन मेन्यू से कर सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन आप कंट्रोल F9 से कर सकते हैं। तो पहले मैं इनको लिख दूं, फिर आपको रन होने पर क्या होता है उसकी स्टोरी भी सुनाता हूं। सो टू रन आवर प्रोग्राम, अच्छा पहली बात तो बताइए रनिंग का मतलब क्या होता है। कंपाइलेशन का मतलब तो अपन ने पढ़ लिया, ट्रांसलेशन होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रनिंग अ प्रोग्राम? जल्दी बोलिए। रनिंग अ प्रोग्राम मींस, रनिंग अ प्रोग्राम मींस जनरेटिंग इट्स आउटपुट। प्रोग्राम आउटपुट तभी देगा ना जब आप उसे रन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 नंबर ऐड करने का कोड लिखा, क्या कोड को कंपाइल करने से 2 नंबर ऐड हो जाएंगे? आपने 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम बनाया, क्या प्रोग्राम कंपाइल करने से 2 नंबर ऐड हो जाएंगे? नहीं होंगे। प्रोग्राम कंपाइल करने से प्रोग्राम मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। हमें 2 नंबर ऐड करके उनका रिजल्ट तभी दिखेगा जब हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, जब हम कोड को रन करेंगे। दैट मीन्स जब भी किसी प्रोग्राम को चलाना है, उसका आउटपुट देखना है, तो हमें उसे रन करना पड़ता है। यस, आप व्हाट्सएप पे टैप करते हैं तो आप उसे रन करते हैं। मोबाइल में कोई भी गेम खेलते वक्त टैप करते हैं तो टैप करके आप उस गेम को रन कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे अपने सी प्रोग्राम को भी आपको अगर आउटपुट में कन्वर्ट करना है तो आपको इसे रन करना पड़ेगा। और रन करने के लिए, एंड फॉर डूइंग दिस, टर्बो IDE provides us multiple options। इस काम के लिए भी टर्बो IDE हमें मल्टीपल ऑप्शंस देता है। क्या क्या है वो मल्टीपल ऑप्शंस? पहला ऑप्शन, वी कैन रन द प्रोग्राम यूजिंग रन मेन्यू। हमारे पास मेन्यू बार में एक रन मेन्यू होगा, हम उससे रन कर सकते हैं।
दूसरा तरीका, हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं Alt+R की कॉम्बिनेशन से, कीबोर्ड शॉर्टकट कहते हैं इसको। और तीसरा तरीका, आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं बाय यूजिंग Ctrl+F9। हालांकि याद रखिएगा, ऑन सम सिस्टम्स दिस ऑप्शन क्लोजेस द IDE, सो चेक इट बिफोर यूजिंग इट। खास तौर पे विंडोज 10 के सिस्टम्स में याद रखें। ठीक है, तो मैंने थ्योरेटिकली आपको तीनों बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट रन हो सकता है। Ctrl+F नहीं होता है बेटा, F9 होता है। Ctrl+F कुछ नहीं होता है। ओके, आप डायरेक्ट भी रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान से सुनिएगा, अगर आप डायरेक्टली रन करते हैं तो ये जो विंडो आपको मैंने अभी दिखाई, ये वाली विंडो, ये विंडो आपको नजर नहीं आएगी अगर प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है तो। दोबारा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सवाल है, क्या हम बिना कंपाइल करे सीधे प्रोग्राम को रन कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, कर सकते हैं। अगर हम प्रोग्राम को डायरेक्ट रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आईडीई इंटरनली उसे कंपाइल कर देता है। बस दिक्कत इतनी सी है कि अगर आप प्रोग्राम को डायरेक्ट रन करते हैं तो जो विंडो मैंने आपको बताई थी, वो विंडो आपके स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगी। वो विंडो जो आपको मैंने बताई थी ना, जिस विंडो के अंदर आपको मैसेज मिल रहा था, इतनी एरर, इतनी वार्निंग, वो विंडो आपको आपके स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखेगी। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? समझ आ रही है बात? ठीक है, लेकिन तब दिखेगी जब आपके कोड में एरर होगी। बस तभी नहीं दिखेगी जब कोड में एरर ना हो। ये भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर एरर हुई और हमने डायरेक्ट रन कर दिया तो क्या आउटपुट आ जाएगा ना। अगर एरर हुई और आपने डायरेक्ट रन करा तो ये विंडो आएगी, बकायदा इस विंडो में लिखा हुआ आएगा कितनी एरर्स हैं। लेकिन अगर एरर नहीं हुई तो ये विंडो नहीं आती है। हालांकि इस विंडो का आना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि आप बिगिनिंग स्टेज पे हैं, शुरुआती स्टेज में, इसलिए इट्स बेटर आप कोड के एक एक पार्ट से फेमिलराइज हो। आ रही है बात समझ? गुड, चलें आगे। चलिए, तो अब इस पार्ट को कंप्लीट कर दिया मैंने। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, आखिरी पार्ट। अब पार्ट आता है जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो हमें आउटपुट कैसे दिखेगा और क्या होगा। तो टर्बो आईडी में ध्यान दीजिएगा, जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो आईडी है वो हल्का सा ब्लिंक करके रह जाएगा, यानी आपको प्रोग्राम का आउटपुट नहीं दिखेगा। आपको रन करने के बाद अभी भी ब्लू कलर की सोर्स कोड विंडो दिख रही होगी, आउटपुट विंडो आपको नजर नहीं आएगी। अगर आपको अपने प्रोग्राम की आउटपुट विंडो देखनी है तो आपको एक और की कॉम्बिनेशन प्रेस करना पड़ता है, और वो की कॉम्बिनेशन होता है Alt+F5। मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनिएगा। क्या प्रोग्राम को रन करते ही हमें स्क्रीन पे आउटपुट देखने लगेगा? तो जवाब है नहीं। टर्बो आईडी में ऐसा नहीं होता। जब टर्बो आईडी में आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन होने के बावजूद भी आपके प्रोग्राम में स्क्रीन पे आपको आपका कोड ही दिखता रहेगा, ब्लू कलर वाली कोड विंडो दिखती रहेगी। तो ऐसा क्या करा जाए कि हमें आउटपुट विंडो दिखे? इसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा Alt+F5। ये कॉम्बिनेशन प्रेस करेंगे तो आपकी आईडी की विंडो बंद होगी और आप पहुंचेंगे कंसोल विंडो पे। क्या Alt+F5 प्रेस करने से बच सकते हैं? कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमें ऑटोमेटिकली आउटपुट दिख जाए? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आप में से उसको जानते होंगे, और वो है एक और फंक्शन कॉल करना जिसका नाम होता है getch, जो मैंने अभी आपको नहीं बताया है। इसके बाद हम getch के बारे में बात करेंगे। अभी बगैर getch के हम प्रोग्राम चला रहे हैं क्योंकि मैं ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूं जो 10 में से 6 बच्चों को होती है कि बिना getch के तो प्रोग्राम चलता ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिना getch के प्रोग्राम नहीं चलता। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिना getch के भी प्रोग्राम चलेगा। बस फर्क इतना है कि आपको आउटपुट देखने के लिए एक और की कॉम्बिनेशन प्रेस करना पड़ेगा, और वो की कॉम्बिनेशन है Alt+F5। तो मैं इसको भी मेंशन कर दे रहा हूं पॉइंट्स के साथ। ठीक है, एक स्पेशल नोट, वो स्पेशल नोट ये है, इन टर्बो आईडी। याद रखिएगा, ये बाकियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ टर्बो आईडी की बात हो रही है।
in Turbo IDE to see the output of the code, हमें अपने कोड का अगर आउटपुट देखना है, we have to press another keyboard shortcut called as Alt plus F5. क्या होता है Alt plus F5 प्रेस करने से? This opens the console window. ऐसा करने से कंसोल विंडो ओपन हो जाती है and we can view the output of our program. ठीक है, हालांकि हम इस प्रोसेस से बच सकते हैं. However, we can avoid the use of Alt plus F5 if we make or call the function getCH in our program. If we make use of or call the function getCH in our program, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे. ठीक है, समझ आया सबको? सारे स्टेप्स क्लियर? चलिए, सो अब टाइम है कि हम प्रैक्टिकल देखें. बहुत दिन से आप थ्योरी देखे जा रहे हैं. नाउ इट्स द टाइम कि हम ऑब्जर्व करें इस पूरे प्रोसेस का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन. ठीक, तो सबसे पहले जब आप अपने सिस्टम पे टर्बो आईडी इंस्टॉल कर लेंगे, क्या टर्बो आईडी इंस्टॉल करनी पड़ेगी अलग से? बिल्कुल करनी पड़ेगी आपको अलग से. विंडोज में बिल्ट इन नहीं आती है? नहीं, विंडोज में बिल्ट इन नहीं आती है. कहां से मिलेगी टर्बो आईडी? टर्बो आईडी का पूरा सेटअप आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा आज. याद से आप क्लास के बाद अपने सिस्टम पे उसे इंस्टॉल कर लें. कुछ स्पेशल करना पड़ता है उसको इंस्टॉल करने के लिए? कुछ नहीं करना पड़ता. जैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं, इसको भी आप डबल क्लिक करेंगे, ये आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा. बस ये इंश्योर करिएगा कि आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, तो विंडोज 10 के लिए जो टर्बो आईडी है आप वो यूज करें. ठीक है, कैसे पता चलेगा आईडी इंस्टॉल हो गई है हमारे कंप्यूटर पे? तो टर्बो आईडी के इंस्टॉल होते ही, जैसे मेरे डेस्कटॉप पे आपको दिख रहा होगा, ऐसे आपके डेस्कटॉप पे भी एक शॉर्टकट आइकन आ जाएगा. आइकन का डिजाइन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ शॉर्टकट आइकन आपको यहां पर जरूर दिखेगा, जो बताएगा कि आपके कंप्यूटर पे टर्बो आईडीई इंस्टॉल हो गई है. इनफैक्ट आप कोई भी आईडी इंस्टॉल करते हैं तो आपको शॉर्टकट के तौर पे वो डेस्कटॉप पे दिखती है. जैसे आप टर्बो के ठीक नीचे देखें, मैंने एक और आईडी इंस्टॉल करी हुई है. इसको भी हम लोग बहुत जल्दी यूज करने वाले हैं, और आपको याद होगा दिस आईडी नेम इज कोड ब्लॉक्स. बिल्कुल, आप फोन पे भी चला सकते हैं विनायक, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल्स करें. बहुत सारी चीजें फोन पे फिर आपको नहीं चलती हुई दिखेंगी. बेसिक प्रोग्राम सारे चलेंगे, राइट? फोन पे आपको लेना है तो सी फॉर ड्रॉइड ले लीजिएगा. आपको ऐप स्टोर पे मिल जाएगा सी फॉर ड्रॉइड, DROID, सी फॉर ड्रॉइड. ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लें. ये ऐप है और ये बिल्कुल टर्बो आईडी जैसा ही एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करती है. ठीक है, समझ आ रहा है? तो आपको ओवरऑल 2 सॉफ्टवेयर की जरूरत है. कुछ दिनों बाद आपको कोड ब्लॉक्स की जरूरत पड़ेगी. अभी के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं टर्बो आईडी. इतना समझ आया? आगे बढ़ू? ठीक है, अब टर्बो आईडी को आप डबल क्लिक करेंगे. डबल क्लिक करते ही आपके सामने टर्बो आईडी की विंडो ओपन होगी. तो जैसे ही आपने डबल क्लिक करा, नोटिस करिए आपके सामने ये एक विंडो ओपन होगी जो टर्बो आईडी को आपके सिस्टम पे लॉन्च करेगी. ठीक है, मेरे पास क्योंकि इस समय जूम से मैं कनेक्टेड हूं, तो मेरी टर्बो आईडी फुल स्क्रीन पे मैं नहीं ओपन करूंगा, क्योंकि जूम में फुल स्क्रीन पे टर्बो आईडी में दिक्कत आती है. आप आराम से अपने घर पे इसको फुल स्क्रीन में ओपन करके चला सकते हैं. मैं इसे छोटी स्क्रीन में चलाऊंगा ताकि स्क्रीन देखने में आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए. अगर मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं तो जूम में ब्लैक पैचेस आने लगते हैं. ये प्रीवियस बैच ने मुझे बोला था, इसलिए मैं आपके सामने इसको छोटी विंडो में ओपन करूंगा. थोड़ा सा ध्यान से आपको इसका टेक्स्ट वेक्स्ट देखना पड़ेगा, वरना फिर ब्लैक पैचेस आएंगे और आपको दिखने में, कोड समझने में दिक्कत जाने लगेगी. ठीक है, तो टर्बो आईडी को अपन स्टार्ट करेंगे. जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे, ये आईडी विंडो आपके सामने लॉन्च होगी. ये फुल स्क्रीन विंडो है इसकी, बट मैं इसको शॉर्ट कर दे रहा हूं ताकि ब्लैक पैचेस की दिक्कत आपको ना जाए. ये इस टर्बो आईडी की
आपको मेन विंडो नजर आएगी। अब इस मेन विंडो में आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे जो प्रूफ कर रहे हैं कि ये एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है। कौन कौन से ऑप्शन? एक रन दिख रहा होगा जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, और एक कंपाइल दिख रहा होगा जो आपके प्रोग्राम को कंपाइल करने का काम करेगा। रिकॉल करिए, क्या ये ऑप्शंस नोटपैड में नजर आते हैं? रन और कंपाइल नहीं नजर आते हैं, राइट? तो रन और कंपाइल ऑप्शंस का आना ये बताता है कि ये अपने आप में एक आईडीई है। ठीक। सेकंड, अगर आप ये पता करना चाहते हैं इस आईडी की डिटेल्स क्या है, इसको किस कंपनी ने बनाया, वगैरह वगैरह, तो इस मेन्यू में ऊपर देखिए एक हेल्प का ऑप्शन आपको दिख रहा है। दिख रहा है सबको हेल्प? गुड। हेल्प में जाकर आप अबाउट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही अबाउट पे क्लिक करेंगे आपके सामने टर्बो आईडी से रिलेटेड हेल्प इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जल्दी बताइए कौन सा वर्जन यूज हो रहा है? इस हेल्प इंफॉर्मेशन को पढ़ के बताइए। वेरी गुड, हम वर्जन यूज कर रहे हैं 3.0। ओके, कौन सी कंपनी ने बनाया है इसे? कौन सी कंपनी का सॉफ्टवेयर है ये? तो लिखा हुआ साफ आ रहा है बोरलैंड इंटरनेशनल का सॉफ्टवेयर है, और 1992 का ये आईडीई है। क्योंकि बहुत पुराना आईडीई है इसलिए आज के डेट में आउटडेटेड है। इस पे ज्यादा काम नहीं करेंगे, हम भी इस पे ज्यादा काम नहीं करेंगे। बेसिक्स ऑफ सी करने के बाद जंप कर जाएंगे टुवर्ड्स कोड ब्लॉक्स आईडी। लेकिन जैसा मैंने कहा, जिंदगी में पहली बार प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो टर्बो आईडी से अच्छा कोई आईडी नहीं है शुरुआत करने के लिए। सो वी आर बिगिनिंग विद दिस, बट एट एन एप्रोप्रिएट टाइम विल जंप ओवर टू कोड ब्लॉक्स आईडी। इसके बाद ओके प्रेस करके आप इस विंडो को बंद कर दें। अब आपको अपना पहला प्रोग्राम टाइप करना है। प्रोग्राम टाइप करने के लिए आपको कोड विंडो ओपन करनी पड़ेगी। वो कैसे होगी? वो होगी, आप फाइल मेन्यू में जाएं और न्यू पे टैप करें। जैसे ही न्यू पे टैप करेंगे आपके सामने ये कोड विंडो प्रॉपरली ओपन हो जाएगी। ये ब्लू कलर की जो विंडो आपको दिख रही है ये आपकी कोड विंडो है। और अगर मैं ऑल्ट F5 करूंगा तो क्या दिखेगा? अगर मैं ऑल्ट F5 करूंगा तो हमें कंसोल दिखेगा। नोटिस करिए ये हमारी कंसोल विंडो है जिसपे लिखा हुआ आ रहा है सी टर्बो सी बिन टीसी। ये हमारी कंसोल विंडो है और ये हमारी कोड विंडो है। कैसे स्विच करते हैं कोड और कंसोल के बीच में? ऑल्ट F5 प्रेस करके। मैं ऑल्ट F5 प्रेस कर रहा हूं तो मैं आ जा रहा हूं कंसोल पे। एंटर स्ट्राइक कर रहा हूं तो मैं वापस आ जा रहा हूं कोड विंडो में। दोबारा ऑल्ट F5 प्रेस कर रहा हूं तो आ जा रहा हूं कंसोल पे। एंटर स्ट्राइक कर रहा हूं तो आ जा रहा हूं कोड विंडो के अंदर। अब हम यहां स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला प्रोग्राम, जो पिछले 3 से 4 लेक्चर से हमने व्हाइट बोर्ड पे समझा है। अब हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो माय फर्स्ट लाइन इज हैश इंक्लूड stdio.h. My second line is hash include conio.h. Third line will be void. Void का कलर व्हाइट दिखा आपको? नोटिस कीजिए, void का कलर व्हाइट दिखा। और जिनका कलर व्हाइट दिखता है वो कुछ स्पेशल होते हैं? हाँ, होते हैं। वो सी प्रोग्रामिंग में कहलाते हैं कीवर्ड्स। सो void is a keyword. Yes, void is a keyword. Okay? इसके बाद आप लिखेंगे मेन पैरेंथेसिस एंटर। अंदर हमारी पहली लाइन थी CLRSCR, राइट? और इसके बाद फिर हम लोग मेंशन करेंगे प्रिंटफ। प्रिंटफ में वीडियो लैग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है तो जिनका लैग हो रहा है आप लॉग इन करिए बेटा वापस। आपके एंड पे कुछ दिक्कत होगी। स्क्रीन फ्रीज हो रही है। मैं स्क्रीन में कोई चेंजेस कर ही नहीं रहा हूं, सिर्फ प्रोग्राम लिख रहा हूं, इसलिए आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि फ्रीज हो रही है। मैं विंडो मूव करता हूं, आप बताइए विंडो मूव होती हुई दिख रही है? मैं विंडो मूव कर रहा हूं, विंडो मूव होती हुई नजर आ रही है? हाँ, इसका मतलब फ्रीज नहीं है स्क्रीन, राइट? हाँ, CLRSCR की स्पेलिंग ठीक कर रहा हूं मैं, CLRSCR। ठीक है, अब सही है। फिर उसके बाद मैंने लिखा प्रिंटफ। प्रिंटफ में लगाया मैंने डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर मैंने टाइप करा हेलो यूजर। ठीक है, और इसके बाद मैंने करली ब्रेस बंद करा। पूरे प्रोग्राम को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से प्रोग्राम को देख सकें। समझ में आ रहा है प्रोग्राम? ये वही प्रोग्राम है जो आप इतने दिनों से देख रहे थे। गुड। आगे बताइए प्रोग्राम में कितनी लाइन है? प्रोग्राम में हमारे कितनी लाइन है? तो प्रोग्राम में कितनी लाइन है ये आपको साफ पता चल रहा होगा अगर आप ध्यान से इस लाइन को नोट करें। यहां नोटिस करिए 7 लिखा हुआ आ रहा है, तो प्रोग्राम में टोटल 7 लाइन है। अगर आपको लग रहा है सर वो 2 क्या है जो 7 के साइड में है,
तो वो कर्सर की कॉलम पोजीशन है, कर्सर की कॉलम पोजीशन। मैं जितना कर्सर को राइट पे ले जाऊंगा उतना ये नंबर बढ़ता जाएगा। तो आप इस कॉलम पोजीशन को छोड़ें, नंबर ऑफ रोज आपको कोलन के पहले दिख रही हैं और नंबर ऑफ रोज कर्सर के आखिरी पोजीशन के अनुसार 7 बताई जा रही हैं। आ रही है बात समझ? ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल। कंपाइल कैसे करना है? कंपाइल करने के लिए कंपाइल मेन्यू में जाना है, कंपाइल नाम के ऑप्शन पे टैप कर देना है। जैसे ही आप इस पे एंटर स्ट्राइक करेंगे प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। नोटिस करिए ये वही विंडो है जो आपको अभी मैंने 10 मिनट पहले व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखाई थी। ठीक, नोटिस करें नंबर ऑफ लाइंस कंपाइल्ड दिख रही हैं, नंबर ऑफ लाइंस कंपाइल्ड आ रही हैं 461, वार्निंग्स आ रही हैं 0, एरर्स आ रही है 0 और नीचे सक्सेस आ रहा है जो ये बता रहा है कि आपके प्रोग्राम में अभी तक कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, प्रोग्राम परफेक्ट है। अगर आपको लग रहा है सर एरर होती तो क्या होता, तो देखिए एरर होती तो क्या होता, वो छोड़ दीजिए। मेमोरी का मतलब है कितना स्पेस आपका ये कोड मेमोरी में कंज्यूम कर रहा है। मेमोरी की बात हम लोग तब करेंगे जब हम लोग डीएमए पढ़ेंगे, बहुत आगे की चीज है, अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब मैं जानबूझ के गलती करता हूं ताकि आपको एरर आने पर क्या होता है वो भी नजर आए, तो मैंने ये सेमीकोलन हटा दिया। क्या सेमीकोलन ना लगाना सिंटेक्स एरर में गिना जाता है? सी लैंग्वेज में बिल्कुल गिना जाता है। अब मैं इसी कोड को दोबारा कंपाइल करता हूं, तो नोटिस करिए जैसे ही मैंने कंपाइल करा एरर्स आ गई 1, राइट। नोटिस करिए नंबर ऑफ लाइंस कंपाइल भी कम हो गई, क्योंकि जब प्रोग्राम में एरर आती है तो कंपाइलर कंपाइलेशन रोक देता है और कई सारी लाइनों को छोड़ देता है। और जब ऐसा होता है तो आपके मैसेज में कुछ चेंजेस आ जाते हैं नंबर ऑफ लाइंस पे, तो आपको एरर के केस में नंबर ऑफ लाइंस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वो आप नहीं बता सकते कितनी आएंगी, वो कंपाइलर की इंटरनल पॉलिसी है, लेकिन आपको एरर जरूर दिख जाएगी कि प्रोग्राम के अंदर एक सिंटेक्स एरर है। अब जब आप एंटर स्ट्राइक करेंगे तो वो लाइन हाईलाइट हो जाएगी जिस लाइन के ऊपर या जिस लाइन पे आपसे गलती हुई है। गौर करिएगा, जिस लाइन के ऊपर या जिस लाइन पे आपसे गलती हुई है। तो हमसे गलती प्रिंटएफ के ऊपर वाली लाइन पे हुई है, तो कंपाइलर ने प्रिंटएफ वाली लाइन को हाईलाइट कर दिया है और यहां आपको बता रहा है स्टेटमेंट मिसिंग और लास्ट में एक सेमीकोलन दे रहा है। तो नोटिस करिए सिंटेक्स एरर कंपाइलर खुद डिस्क्राइब करता है अच्छे से। यस, कंपाइलर बहुत अच्छे से आपको सिंटेक्स एरर डिस्क्राइब करके देता है। ये समझाता है आपको कि आपके कोड में किस तरह की गलती आपसे हो गई है। फाइन, अब आप इस गलती को सुधारिए। सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुधारने के लिए आपको कोड विंडो में जाना पड़ेगा और CLR/SCR पे लगाना पड़ेगा सेमीकोलन। अब कोड में एरर नहीं आएगी। अब ये वापस एरर फ्री हो गया। अब आपको फिर मैसेज मिलेगा एरर 0। रन कैसे करना है? रन करने के लिए आप Alt+R प्रेस करेंगे। नोटिस करिएगा हल्का सा ब्लिंक होगा, लेकिन मुझे आउटपुट नजर नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा, ब्लिंकिंग देखिए आपको, हल्की सी ब्लिंकिंग, हल्का सा फ्लक्चुएट हुआ, फ्लैश हुआ स्क्रीन, पर हमें कोई रिजल्ट्स नहीं दिखे। वो रिजल्ट्स देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। रिजल्ट्स देखने के लिए प्रेस करना पड़ेगा आपको Alt+F5। Alt+F5 प्रेस करेंगे तो आपको आपके प्रोग्राम का आउटपुट नजर आएगा, राइट। पुराना वाला जो टेक्स्ट था वो कहां गया? यहां पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ था, अगर आपने देखा हो तो शुरुआत में क्या टेक्स्ट लिखा हुआ था यहां पर लिखा हुआ था C:\टर्बो C3 \bin \TC, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। ये कहां चला गया टेक्स्ट? ये इरेज हो गया क्योंकि आपने कॉल करा था CLR/SCR। ना करते CLR/SCR कॉल, तो अगर ना करते तो ये टेक्स्ट स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ नजर आता। आई बात समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, अब 2-3 जरूरी बातें आपको और बता रहा हूं मैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा अच्छे से। अब एक डाउट जो मुझसे कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे पूछा है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कौन सी हेडर फाइल में कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं? तो अगर आपको यह पता करना हो किस हेडर फाइल में कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं, तो आपका काम बहुत आसान ये आईडी बना देता है। जैसे मुझे पता करना है math.h में कौन कौन से फंक्शंस हैं, सपोज करिए। हाँ, रन के बाद Alt+F5 करना है पलक, पहले रन करना है फिर Alt+F5 प्रेस करना है। आप रन के पहले Alt+F5 प्रेस करेंगे तो कोई आउटपुट नजर नहीं आएगा। रन करिए पहले, फिर Alt+F5 प्रेस करिए।
ठीक है, तो अब सुनिए ध्यान से। अगर आपको ये पता करना है math.h में कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं, तो टर्बो आईडी आपके इस काम को बहुत आसान कर देता है। आप math.h लिखिए और अपने माउस को math.h पे ले जाकर राइट क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप माउस को math.h पे ले जाकर राइट क्लिक करेंगे, नोटिस करिए आपको कुछ लिस्ट नजर आ रही है। जल्दी बताइए, कुछ लिस्ट नजर आ रही है और इस लिस्ट के ऊपर वर्ड लिखा हुआ है फंक्शन। ये जितने आपको येलो कलर में दिख रहे हैं, ये सब क्या हैं? ये सब मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। ये सारे मैथ्स बेस्ड फंक्शंस हैं जो आपको कहां मिल रहे हैं? जो आपको मिल रहे हैं इनसाइड math.h। अभी ये चिंता मत करिएगा सर इन्हें कैसे यूज करते हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा बताऊंगा। अभी बस मैं आपको ये बता रहा हूं, किसी हेडर फाइल के सारे फंक्शंस की लिस्ट देखनी हो तो हेडर फाइल के नाम पे राइट क्लिक कर दिया जाता है। आई रिपीट, किसी हेडर फाइल के सारे फंक्शंस देखने हो तो हेडर फाइल के नाम पे राइट क्लिक कर देते हैं। ऐसा करते ही आपको हेडर फाइल के सारे फंक्शंस की लिस्ट दिख जाएगी। और अगर आपको लग रहा है सर हेडर फाइल्स कितनी है ये पता करना हो तो ये जो विंडो आपके सामने खुली है, हाँ उसी पे आ रहा हूं तृप्तांश, ये जो विंडो आपके सामने खुली है, इस विंडो को नीचे स्क्रॉल करिए। नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है जो मैंने हाईलाइट करा है, जल्दी बोलिए। बिल्कुल बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे एक ऑप्शन दिख रहा है। दिख रहा है, क्या ऑप्शन है? लिखिए जरा चैट विंडो में, क्या ऑप्शन दिख रहा है चैट? ये जो आपके सामने लिस्ट आ रही है, ये किसकी लिस्ट है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। ये लिस्ट है टर्बो आईडी के अंदर मौजूद तमाम हेडर फाइल्स की। ये टोटल सारी हेडर फाइल हैं। अब इसमें एक और नोट करने लायक बात आपको बता रहा हूं, वो आपके नोटिस में शायद ना आई हो। गौर करिए, इस लिस्ट में आपको सी लैंग्वेज की हेडर फाइल भी दिखेगी stdio.h, और आपको C++ की हेडर फाइल भी दिख रही होगी जिसका नाम है iostream.h। दोनों दिख रही हैं। क्यों दिख रही हैं? क्योंकि मैंने आपसे कहा था जो आईडीई C++ को सपोर्ट करेगा वो सी को भी 100% सपोर्ट करेगा। और आप देख सकते हैं ये आईडी टर्बो C++ के नाम से है। स्क्रीन पे देखिए इसका नाम भी आ रहा है टर्बो C++। क्योंकि ये C++ सपोर्ट करता है तो ये सी को भी सपोर्ट करेगा। आपको अलग से सी के लिए कोई टर्बो आईडी का दूसरा वर्जन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। यही आईडी में सी चलेगी, यही आईडी में आप C++ भी चला सकते हैं। समझ आया? आगे बढ़े? ठीक है, ये तो हुआ प्रोग्राम लिखना। चला के भी देख लिया, एरर भी देख ली, सब आपने देख लिया। अब आता है इस प्रोग्राम को सेव कैसे करें, आईडी को क्विट कैसे करें। तो प्रोग्राम सेव करने के लिए आप फाइल मेन्यू में जाएंगे। फाइल मेन्यू में आपको सेव नाम का ऑप्शन मिलेगा। सेव नाम के ऑप्शन पे आप एंटर स्ट्राइक कर दें। आपके सामने विंडो आएगी। अपने प्रोग्राम को जो भी नाम देना है वो नाम देकर आप सेव कर दें। मैंने प्रोग्राम का नाम अपने नाम पे दे दिया है सचिन। एंटर स्ट्राइक कर दीजिए, प्रोग्राम सचिन के नाम से सेव हो गया है। बस इस बात पे गौर करिएगा, बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन आ रहा है सचिन का, वो आपको .cpp नजर आ रहा होगा। आ रहा है नजर? जो इसका एक्सटेंशन है, नोटिस करिए वो बाय डिफॉल्ट सीपीपी है। मतलब इस वक्त ये प्रोग्राम सेव हुआ है एज C++ प्रोग्राम। अगर आपको लग रहा है सर इसको मुझे सी की तरह करना हो, तो जहां आपने सचिन लिखा था वहां सचिन के बाद लगा दीजिएगा .c। अगर आप सचिन .c से सेव करेंगे तो ये बन जाएगा सी का प्रोग्राम। अगर .cpp से करेंगे तो बन जाएगा C++ का प्रोग्राम। यहाँ एक और गलतफहमी दूर आपकी हो गई होगी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होती है कि C++ के प्रोग्राम में तो आईओस्ट्रीम लगाई जाती है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। हम C++ के प्रोग्राम में भी सी लैंग्वेज की हेडर फाइल, सी लैंग्वेज के फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। C++ लैंग्वेज सी लैंग्वेज को भी सपोर्ट करती है। इसीलिए नोटिस करिए मेरे प्रोग्राम का एक्सटेंशन .cpp होने के बावजूद ये प्रोग्राम अभी भी कंपाइल रन दोनों होगा और मुझे आउटपुट भी देगा। समझ आ रही है बात? ओके, तो ये आपका प्रोग्राम सेव हुआ। वेयर प्रोग्राम्स आर सेव, प्रोग्राम आपके लोकेशन आ रही है, देखिए ध्यान से।
प्रोग्राम कहाँ सेव होते हैं? बिल्कुल नीचे देखिए, आपको लोकेशन दिख रही होगी। दिख रही है, नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है तो मैं बता देता हूं, ये रही लोकेशन। कहां सेव हो रहा है प्रोग्राम बताओ? ये प्रोग्राम सी ड्राइव के अंदर टर्बो सी नाम के फोल्डर के अंदर टर्बो C3 के अंदर बिन में जाकर सेव हो रहा है। ये इसकी लोकेशन है, सी ड्राइव में, टर्बो C3 में, बिन में। क्लियर? अहमद, डाउट दूर हुआ? ये आपके प्रोग्राम की लोकेशन है जहां पर बाय डिफॉल्ट टर्बो इसे सेव कर रहा है। क्लियर? ओके, तो ये आपने प्रोग्राम सेव करा। लेट मी क्लियर द स्क्रीन। सेव करने के बाद अब आपको इस विंडो को क्लोज करना है। तो नोटिस करिए, विंडो क्लोज करने के लिए क्विट नाम का ऑप्शन आपको मेन्यू में मिलेगा। जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कुछ चेंजेस हुए, उन्हें सेव करना है, यस कर दीजिएगा, आईडी आपका क्लोज हो जाएगा। अब फिर क्या करना है, इसको दोबारा अगर ओपन करना है तो, अगर दोबारा ओपन करना है सेम प्रोसेस है। टर्बो पे आप डबल क्लिक करिए, स्टार्ट करिए आईडी को। ठीक है, आईडी को स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने आपका प्रीवियस कोड ओपन हो जाएगा। अगर बाय चांस ये कोड ओपन नहीं होता है आपके सामने, तो आपको क्या करना है वो भी बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर ये विंडो ऐसी दिखती है आपको, तो आप फाइल में जाइए, ओपन में जाइए। ठीक है, क्या प्रोग्राम लिखा था अपन ने? जल्दी बोलिए, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या था? sachin.cpp। पूरा पूरा देना पड़ेगा नाम। sachin.cpp लिखकर एंटर स्ट्राइक कर दीजिए, आपका प्रीवियस कोड ओपन हो जाएगा। ये कोड आपके सामने वापस आ जाएगा। आपको इसमें जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करके आप इसे दोबारा कर सकते हैं एग्जीक्यूट। क्लियर हुआ? प्रैक्टिकल समझ आया? हाउ टू इंस्टॉल आईडी जस्ट बाय डबल क्लिकिंग। वेदिका, देयर इज नथिंग स्पेशल विच नीड्स टू बी डन। आप सेटअप पे डबल क्लिक कर दीजिए, आईडी इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ इश्नूर, हमने सचिन लिखा था, लेकिन आईडी ने .cpp भी तो दिया था। मैंने हाईलाइट करके दिखाया था ना, एरो बनाकर। हमने सिर्फ सचिन लिखा था, टर्बो आईडी उसे अपने आप .cpp एक्सटेंशन दे देगा। आप चाहे तो .cpp रहने दें, आप चाहे तो .c कर दें। ठीक, इतना प्रैक्टिकल करिए। नेक्स्ट लेक्चर में आइए, कोई डाउट्स आपके होंगे तो वो सॉल्व करूंगा मैं, नहीं तो हम बढ़ेंगे गेट ch और अगले टॉपिक की तरफ। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आपको एक्सट्रैक्टेड फाइल ही मिलेगी, आपको कुछ एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। विच टाइप ऑफ विंडो इंस्टॉल? राइट क्लिक करिए अपने कंप्यूटर पे, दिस पीसी पे, आपको पता लग जाएगा। दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे तो बता दिया जाएगा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, कौन सी विंडोज है। राइट? तृप्तांश का क्वेश्चन है, बोलिए तृप्तांश क्या क्वेश्चन है? ओके, जी तृप्तांश बोलें। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I have a question. Sir, Windows 10 home version better या फिर Windows 10 Pro? विंडोज 10 होम, आपके लिए विंडोज 10 होम इज बेटर, आपको या प्रो सर की जरूरत नहीं है। बिकॉज मेरे लैपटॉप में Windows 10 Home इंस्टॉल्ड है और वो अभी मार्केट में Windows 10 Pro आ रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपका होम भी काम करेगा, कोई इशू नहीं है। प्रो आपको तब चाहिएगा जब आप हाई एंड सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, जिसकी अभी जरूरत नहीं है। ओके सर, यही डाउट था। थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। अनुष, उसमें टाइम है अभी, इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे कंपाइल और रन करने के लिए आपको डायरेक्ट कमांड्स यूज करने पड़ेंगे, जिसका नाम होता है टीसी और सीपीपी। इनके थ्रू आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे, बट दैट विल टेक टाइम।
बिल्कुल अतुल, प्रिंटफ में आप जो लिखेंगे वो आपको आउटपुट में दिख जाएगा। अपना नाम लिखेंगे तो आपका नाम दिख जाएगा। हेलो की जगह आपने अपना नाम लिखा होगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। बस लिखना डबल कोट के अंदर। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर।